अभी तक जो हमने डिस्कशन करी है थ्योरेटिकली, वो हम इस चार्ट से क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिस्कस कर लिया. देन व्हाट एवर द एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर वी हैव डिस्कस्ड. Cost of acquisition we discussed. Indexed cost of acquisition we discussed. Cost of improvement, yes, and how the indexing of this cost of improvement is made, that we have also discussed. अब इसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हमारी एग्जाम्पशंस पे, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया जाए. तो बेटर है कि आज हम पहले डिफरेंट सिचुएशंस में कि इसकी एप्लीकेशन की जाए. जो थ्योरी हमने डिस्कस करी है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, फिर इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, और यहां तक इकट्ठे जो सारे स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं उसका एक एप्लीकेशन करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एग्जाम्पशंस की तरफ को मूव करेंगे. राइट, ओके. तो चलिए जी, आज हम आपका कॉन्फिडेंस आपको और स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि तभी हम एग्जाम्पशंस की तरफ को मूव कर पाएंगे अगर आपको ये कंसेप्ट जो आपने लर्न किया है उसकी एप्लीकेशन आपको आ जाए. सो हमने डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करी हैं, जिसकी वजह से एक तरह से समझ लो आपकी 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स हम इकट्ठे कर रहे हैं. डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन फॉलोइंग केसेस. और ये सिचुएशन नंबर 1 है, सिचुएशन नंबर 2 है, 3 4 एंड 5 केसेस. डेट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी, जब उसने एक्वायर करा है 1/5/2000, 1/5/2000, 1/5/2010, 1/5/2015 और 1/5/2015. एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी जब उसने एक्वायर करी, हमने ये नहीं आपको रेडीमेड दे रखा है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं है. यहां पे फर्स्ट सिचुएशन में 1 लाख है, यहां नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल 1 लाख. एक्वायर्स इन ए स्पेशल मोड, यू नो बेटर, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है गिफ्ट है, लीगल हियर विल है. इस तरह से हमने जो है वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर, नेचुरली यहां पे तो एक्चुअल कॉस्ट एसएससी ने बियर करी है तो नॉट एप्लीकेबल होगा. यहां नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब प्रीवियस ऑनर ने दिया है, यहां भी नॉट एप्लीकेबल है तो प्रीवियस ऑनर ने दिया है, यहां तो ये भी दिया है. तो कई बार आपको न्यूमेरिकल में ऐसा होगा कि ये कॉस्ट दी है तो ये नहीं होगी, या ये दे रखी है तो ये नहीं होगी. एंड हियर इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहां पे आपको एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी दे रखी है. डेट व्हेन प्रीवियस ऑनर एक्वायर्ड एसेट, और प्रीवियस ऑनर यू नो बेटर नाउ, नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि यहां तो प्रीवियस ऑनर का रेफरेंस नहीं है. यहां पे है 1/9/1995, क्योंकि और एसएससी के द्वारा ये 2000 में आई है. यहां 1/9/1995, लेकिन 1/5/2010 को एसएससी के द्वारा इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी. 1/9/2005 और इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी ऑन दिस. और यहां नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि यहां पे कॉस्ट जो है एसएससी के द्वारा मीट आउट की गई है. फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, अब तो आपको इंडेक्सिंग की पता चल गई है, और यही हमारा कट ऑफ डेट है, बेस ईयर है, और उस डेट को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 है. 1,20,000, 1,20,000 नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब अवेलेबल नहीं है. तो चलिए जी, फर्स्ट सिचुएशन में मेरे पास क्या दे रखा है. मेरे को डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है, प्रीवियस ओनर का कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए यहां पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी होगी जो हमने पढ़ रखा है उसी का एक तरह से ब्रीफ रिवीजन हम तरह से करें कि जो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू इनमें से जो हायर होती है दैट इज जनरली टू बी टेकन हियर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. उसी में फायदा है, जो लॉजिक मैंने आपको बताया था, तभी आपका कैपिटल गेन कम होगा. तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया कि हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी, विच एवर इज, ये लिखा है हायर. राइट, इसलिए अब आपको क्लियर हो गया कि 1,20,000. सेकेंड सिचुएशन में आ जाइएगा. डेट टू एक्विजिशन ये 1/5/2000 है,
लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर 80,000 है और फेयर मार्केट वैल्यू यहां दे रखा है। तो यहां पे भी हमारे पास क्या होता है कि प्रीवियस ओनर के द्वारा जो कॉस्ट दे रखी होती है या और साथ में जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब तो आप लर्न कर गए, इसमें से जो हायर होता है दैट इज जनरली टू बी टेकन हियर एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां फिर हमने लिख दिया 1,20,000 की हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। तो ये हमारा 1 अप्रैल 2001 और एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर विच एवर इज हायर दैट इज टू बी टेकन हियर एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। थर्ड सिचुएशन में डेट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी है 1/5/2010, लेकिन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर 80,000 है और प्रीवियस ओनर ने इसको अक्वायर किया है 1 सितंबर 1995 में और फेयर मार्केट वैल्यू यहां पे 1,20,000। तो यहां पे भी दोबारा से वही है कि 1,20,000 हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, राइट। यहां 2001 से पहले था, यहां 2010 है, आफ्टर है, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, अब यहां पे 1/5/2015 को डेट है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसएससी नॉट एप्लीकेबल है, एक्वायर्ड इन ए स्पेशल मोड, यस स्पेशल मोड है यहां पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर 80,000 है, डेट व्हेन प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द एसेट 1/9/2005 है। तो देखिए यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर इज टू बी टेकन हियर एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 1/5/2015 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसएससी 1 लाख है और यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहां एक ही फिगर दे रखी है और वो भी 2015 है। तो यहां तो हमारा 1 अप्रैल 2001 का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। तो यहां पे 1 लाख रुपीज इज टू बी टेकन हियर एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज टू मेट आउट बाय द प्रेजेंट एसएससी फॉर अक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर एसेट। तो इस तरह से क्या है कि हमने डिफरेंट सिचुएशंस 2001 से पहले, एक स्पेशल मोड, एक अदर देन स्पेशल मोड, 2001 के बाद, ठीक है, और ये उसके बाद प्रीवियस ओनर्स, और एक जो है हमारा 2015 जहां पे एक जगह पे हमारा फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा है, एक जगह पे हमारा एक्चुअल कॉस्ट दे रखा है। तो सारी सिचुएशंस मैंने कोशिश करी कि यहां पे कवर करने की फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इजीली क्यों हुआ? क्योंकि थ्योरी हमारी स्ट्रांग है और थ्योरी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है। ओके, चलिए जी अब नेक्स्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कहता है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू बी कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो डेट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी 1/5/1998, एक्वायर्ड इन ए स्पेशल मोड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, नो, तो पहली सिचुएशन ले लेते हैं। डेट व्हेन प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द एसेट, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि स्पेशल मोड में नहीं ले रखी है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सीओआई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सीओए का मतलब है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेड ऑन 1 अप्रैल 1993, नॉट एप्लीकेबल है यहां पे। 2000 में उसने 10,000 रुपए इंप्रूवमेंट पे लगाया, 2009 में 15,000 पे और 2015 में जो है वो 20,000 के ऊपर जो है इसने इंप्रूवमेंट पे लगाया। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी वो आपको पता है, हमने आपसे बात करी थी, थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था कि 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आपने की है तो दैट अमाउंट इज नॉट कंसीडर्ड। तो इसका मतलब है सर ये तो है ही नहीं है, ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये 2000 में है, 2009 2001 के बाद है, इसलिए दोनों जो हैं वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कंसीडर किए जाएंगे। सो द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू बी कंसीडर्ड इन कंप्यूटिंग कैपिटल गेन दैट इज 35,000। क्यों हुआ? आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक बार लिख दिया 15,000 प्लस 20,000। कैसे आया? वी आर डिस्कस्ड। और कहां से आया हम नहीं कह रहे हैं, सर थ्योरी बोलती है इसकी। ओके, उसके बाद है कि 1/5/2008 को डेट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी, acquired in a special mode, no. Date when the previous owner acquired the asset, not applicable.
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल 9 और 15। सिंपल है, क्योंकि ये दोनों ही नहीं है, अगर होते तो ये नहीं होता ना ये होता, सिर्फ ये क्या आ गए, दो अमाउंट आए तो ये 35,000। 1/5/1998, क्योंकि अब 2008 में आया तो 2000 में थोड़ी हो जाएगा इंप्रूवमेंट, उसके बाद ही होगा ना 9/15, इसलिए क्लियर है। तो थोड़ी सी चेंजेस कर रखी है जिसकी वजह से आपको आसान हो जाए। एक तरह से 5 न्यूमेरिकल हैं, 5 ऊपर हमने कर दिया। एक 1 मई 1998 को, और डेट व्हेन द प्रीवियस ओनर रिक्वायर्ड द एसेट, यस प्रीवियस ओनर स्पेशल मोड आ गया, और वो 1990 में किया उसने, डेट व्हेन द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड 1990, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 93 में उसने 8,000, 2000 में 10,000, 2009 में ये और ये। अब आपको पता है कि चाहे वो प्रीवियस ओनर के द्वारा किया हो, लेकिन 2001 से पहले की जितनी भी इंप्रूवमेंट्स की होंगी दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इसलिए यहां पे भी 15,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 35,000 is to be considered here as the cost of improvement. Next है हमारा 1 मई 2013 और acquired in a special mode, yes. Date when the previous owner acquired the asset, उसने 1 सितंबर 1990 में किया है। Cost of acquisition उसने 8,093 में, 2000 में 10,000, और दोबारा से ये ऊपर वाले जो है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होंगे, सिर्फ 2 होंगे। सो 15,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 35,000। यहां पे 1/5/2013 स्पेशल मोड में है। 1/9/1990 को जो है उसने प्रीवियस ओनर के द्वारा अक्वायर किया गया है, लेकिन ना तो इसने यहां पे इंप्रूवमेंट करी, ना यहां पे, ना यहां पे इंप्रूवमेंट करी। 2015 एक्चुअली 2015 13 के बाद ही इंप्रूवमेंट मानी जाएगी, इसलिए एक ही कॉस्ट है, तो दैट इज टू बी टेकन हियर एज ए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सर जो हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था उसके बाद तो हमें बिल्कुल आसान लग रहा है ये कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो थ्योरी अगर स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल में कोई चिंता नहीं होती है। चलिए जी, अब हम एक और पूरी अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं कि अब कैपिटल गेन तक हम चले जाएंगे, अब उसकी इंडेक्सिंग सीखेंगे और उसके बाद हम फिर कैपिटल गेन की तरफ को मूव कर जाएंगे। तो कंप्यूट द कैपिटल गेन अराइजिंग इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए बिल्डिंग। तो एक एक केस लेकर के चलते हैं। डेट ऑफ ट्रांसफर है 1/9/2020। सेल प्राइस है 10 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 5,000। डेट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी है 1 मई 2005। एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी है 1 लाख रुपीज। अक्वायर्ड अंडर स्पेशल मोड नो। डेट व्हेन प्रीवियस ओनर अक्वायर्ड नॉट एप्लीकेबल, जब ये नो हो गया। एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर जब है ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल है। फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की है उसने 1 अप्रैल 2017 को, तो मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए जी, हमारा जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो ये है। सबसे पहला स्टेप होता है जी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर यहां सेल हुई है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, सेल प्राइस होगा। तो लो जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5,000 है, ये देख लीजिए 5,000 है, इसलिए हमने लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5,000 कर दिए। अब उसके बाद हमें अब कैसे पता चलेगा, सर यहां पे एक्वायर किया 2005 में और डिस्पोज ऑफ किया 20 में, तो एक तरह से 15 साल अपने पास रखा, और जबकि कंडीशन है कि 3 साल के बाद जो है वो, इसका मतलब है कि ये जो एसेट है इट इज एक्वायर्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स, क्योंकि बिल्डिंग है तो यहां पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इसकी क्या की जाएगी, इंडेक्सिंग की जाएगी। और इंडेक्सिंग के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर अभी हमने पीछे लर्न किया है कि कैसे होगा, तो हम यहां पे उसकी एप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पे मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी 1 लाख है और इंप्रूवमेंट भी उसने कर रखी है 10,000।
अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि CII भी देखना पड़ता है। टेबल या तो एग्जामिनर देगा या फिर आपको रेडीमेड आपको दे रखा होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो मेरा पास क्या आ गया जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, एक्सपेंसेस मैंने ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एक ही है, 1 लाख रुपीस। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी? इंडेक्सिंग। ओके, तो इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए। तो फर्स्ट सिचुएशन आ गई जी मेरे पास, ये फर्स्ट सिचुएशन आ गई। तो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसएससी कितना है? 1 लाख रुपीस। इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड CII किस साल का एप्लीकेबल होगा? सर हमने कहा था कि जो डेट ऑफ ट्रांसफर होती है वो इररिलेवेंट होती है, और CII किस ईयर का देखा जाएगा, क्योंकि हर ट्रांसफर को हम मानते हैं 1 अप्रैल। अब जब हमारे पास 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल जो है वो इस ईयर में कब आएगा? सर इसमें आएगा 1 अप्रैल 202021। इसलिए यहां CII किसका देखा जाएगा? 2021 का। तो हमारे पास CII की वैल्यू भी दे रखी है, ये लिखा है, और लिखा है 301। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर ये आ गया। ओके, अच्छा, उसके बाद मेरे पास आया कि CII ये तो आ गया जिस हाल में आपने ट्रांसफर किया। अक्वायर कब किया? सर अक्वायर किया 1 मई 2005। तो बताइए कब का होगा? सर 5-6 का होगा। हम वैसे बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं सर? क्योंकि ये 1 मई है, और 1 मई को इग्नोर करके हम मानते हैं 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल यहां पे आएगी 2005 में, तो इसलिए 2005-2006 बहुत सही है। अब आप सीख गए हैं, तो इसका मतलब CII किसका देखा जाएगा? 2005-6 का, और वो है 117 जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। तो अब आपको पता है कि हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। सर इंडेक्सिंग हम ऐसे करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपीज इंटू CII ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, वो है 301। CII ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड, दैट इज 117। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू ए का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इनटू बी ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी कि वो हो गया 301, और डिवाइडेड बाय सी हो गया व्हेन द एसेट बिकम प्रॉपर्टी, राइट। तो दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, और ये वैल्यू आ गई मेरी 2,57,265। तो मैंने क्या किया जी, कैलकुलेशन करके ये मेरा वर्किंग में चला गया, और मैंने यहां पे इंडेक्स लिख दिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मैंने यहां पे आपको कैलकुलेट किया, और ये वैल्यू मेरी यहां पे आ गई। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी मैंने 1 अप्रैल 2017। ओके, तो चलिए जी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम कैसे करते हैं, तो ये भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने की करी, 10,000 की। ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है, 2021, और उसका CII कितना था, 301। अब मुझे CII कब का देखना है, इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट कब करी उसने, 1 अप्रैल, ये तो फिर 17-18 का ही देखा जाएगा। बिल्कुल, यहां भी आपको गिवन भी कौन सा है, 17-18 नहीं भी है, तो हमने देखा उसमें वैल्यू कितनी थी, 272। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो कितनी है, 10,000 multiplied by CII of that year in which the asset is transferred divided by the CII of that year in which the improvement is made, that is 272। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गई 11066। तो मैंने भी क्या किया, यहां पे लिख दिया 11066। तो मेरी फर्स्ट सिचुएशन क्या आ गई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5000 less index cost of acquisition 257,265, index cost of improvement that is 11006, और इन तीनों को मैंने 10 लाख से माइनस किया, तो मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल से थी मोर देन 36 मंथ बोला था हमने, सो दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लीक लॉस विच इज इक्वल टू 7,26,669। अब देखिए गवर्नमेंट तो बोलेगी कि लो जी इसके ऊपर इनसे टैक्स लो, लेकिन अगर प्रोविजन है हमारे पास एग्जम्पशंस का, तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि इसके बाद क्या होगा, एग्जम्पशंस। अगर तो आपने कुछ एग्जम्पशंस लेनी है तो ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो इसके ऊपर टैक्स दे दीजिएगा। तो इससे हमारा जो आगे वाला टॉपिक होगा किसके ऊपर होगा, एग्जम्पशन। तो उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं।
ठीक है, तो ये स्टेप्स हम जनरली फॉलो करते हैं। ओके, अब उसके बाद आ जाइए हम सेकंड सिचुएशन की तरफ को मूव करते हैं। डेट ऑफ ट्रांसफर 20 है, सेल प्राइस 10 लाख है, एक्सपेंसिव ट्रांसफर 5000 है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 मई 1995 है, एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी 1 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें 1,20,000 और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है 10,000 रुपीज। ओके, तो हमने भी क्या किया सेकंड सिचुएशन में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है जी मेरा 10 लाख है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5,000। अब मुझे चाहिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखिए जी, हम पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ढूंढते हैं, कहां पे है। देखिए जी, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी क्या आई, ये है एक्चुअल कॉस्ट एसएससी 1 लाख और 1,20,000, विच एवर इज हायर, अभी हमने पढ़ा, इसलिए हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया 1,20,000। ट्रांसफर कब करी सर 2021 में। और अब यहां पे क्या है कि डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 मई 1995 है, तो यहां तो सीआईए किसका लगेगा, बेस ईयर का लगेगा, पढ़ा है हमने, तो बेस ईयर का लगा, तो इसलिए 2001-2 का बेस ईयर का जो सीआईए है वो 100 है। तो यहां पे हमारा जो इंडेक्सिंग हुई वो कैसे हुई, 1,20,000 इंटू सीआईआई ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर डिवाइडेड बाई सीआईआई ऑफ 2001-2002। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 3,72,000। और हमने जो है वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां कैलकुलेट करके दे दिया, ये वर्किंग में चला गया। अब आया मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो देखिए हमारे पास यहां पे जो इंप्रूवमेंट करवाई उन्होंने वो 2017 में कराई, 17 में कराई तो सेम ही अमाउंट है, तो इसलिए हमारी जो सेकंड सिचुएशन की वर्किंग है वो एज इट इज रहेगी। तो 10,000 ये देखिए 17-18, इसलिए वैल्यू भी 11,066, तो ये 11,106। अब हम अगर 10 लाख में से इन तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 6,11,934। इसी के ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज अगर हम और आपको पता है कि जहां पे आपको बोला जाता है कि अच्छा टैक्स बचा लो तो वहां पे हमारा फोकस ज्यादा हो जाता है। इसलिए अब इसके बाद अगर इस टैक्स को बचाना है तो उसके लिए हमें एग्जम्पशंस पढ़नी पड़ेंगी। तो क्लाइंट तो आपके पास तभी आएगा जब वो बोलेगा मेरा टैक्स बचाओ, ठीक है। अच्छा, थर्ड सिचुएशन पे आ जाते हैं जी हमारा। अब थर्ड सिचुएशन है, वही डेट है 10 लाख ही है, 5,000 है, डेट यहां बदल गई, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 मई 2010 और प्रीवियस ऑनर से एक्वायर की है। कब की, 1 जून 1998। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर 1,20,000। तो देखिए जी, अब हम यहाँ पे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10,000 वही रहेगा और एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 ही हैं। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, प्रीवियस ऑनर और फेयर मार्केट वैल्यू, तो विच एवर इज हायर ले लेते हैं हम, ओके, तभी फायदा है। तो 1,20,000। उसके बाद ईयर ऑफ ट्रांसफर जो है वो 20 ये हो गया 301, ओके। अब उसकी प्रॉपर्टी कब बनी, when the asset become the property of the assessee, प्रीवियस ऑनर के द्वारा। तो ये था जी, मैंने आपको बोला 1 मई 2010 में उसने फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, तो इसलिए 2010-2011 का सीआईआई इसमें लगेगा, वो अभी हमने सीखा। तो क्या हो गया जी, 167 है इसका। तो अगर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो 1,20,000 इंटू सीआईआई ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड divided by CII of that year in which the asset is first held by the assessee and that is 167। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पे फिर मैंने उसको माइनस कर दिया और मुझे लगता है कि थर्ड सिचुएशन में मेरा जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो सेम रहेगा, क्योंकि डेट जो है इंप्रूवमेंट की सेम है, इसलिए ये 11,066 ही रहेगा। ये भी मैंने कैलकुलेशन करके आपको दे दी। अब तीनों को प्लस करेंगे और 10 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7,67,647 इज माय कैपिटल गेन, अगर हमने उसको बचाने के लिए एग्जामिशंस को नहीं पढ़ा।
तो एग्जम्पशंस का यहां से इससे आगे स्टार्ट होता है। अच्छा, अब आ जाइए जी फोर्थ सिचुएशन क्या बोलती है। फोर्थ सिचुएशन, तो यहाँ पे स्पेशल मोड था और प्रीवियस ऑनर के द्वारा 2001 से पहले एक्वायर किया गया था, ये सिचुएशन। तो देखो 5 न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफर है 1 सितंबर 2020, सेल प्राइस 10 लाख है, एक्सपेंसेस वही हैं। अब उसने जो डेट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी 1 मई 1995 है। प्रीवियस ऑनर ने एक्वायर कब किया? 1990 में। एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर 1,20,000 है। फेयर मार्केट वैल्यू ये है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये है। तो देखिए जी फिफ्थ सिचुएशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है जी? 10 लाख है। ट्रांसफर कितने पे? 5,000। इंडेक्स, अब मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जी फोर्थ में हम चलते हैं। अब यहां भी देखिए, यहां पे दोबारा से प्रीवियस ऑनर और फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि दोनों क्या है 1995 और 2001 से पहले के हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी आ रही है? 1,20,000। तो CII क्योंकि 1 सितंबर 1920 है, तो ये तो 2021 में आएगा। और उसके बाद CII कौन सा लगेगा? 201, 202, क्योंकि यही बेस ईयर है। दोनों 90 और 95 ये 2001 से पहले के हैं। ये वैल्यू चाहे विच एवर इज हायर जो है वो चाहे पहले की है, देखो चाहे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? CII कौन सा लेंगे? 2001, 2 का ही लेंगे। तो यहाँ पे मेरा दोबारा से क्या होगा? 1,20,000 into CII of that year in which the asset is transferred divided by CII of 2001-2 which is 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास 3,61,200 आ जाएगा। और मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो वर्किंग में हमने कैलकुलेट किया वो ये आ गया। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सिचुएशन नंबर 4, ये मेरी सिचुएशन नंबर 4 है। 10,000 ही है, ये 301 है, 272 है, तो ये हमारा 11066 आएगा। ओके, तो ये आ गया। अब इन तीनों फिगर्स को मैं प्लस करके 10 लाख में से माइनस किया, तो मेरे पास आ गया 6,22,734 एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस, बिल्कुल पहले भी लॉजिक बताया था, पर फिर भी बताऊंगा कि रेट भी दोनों के डिफरेंट होते हैं। वो हम आपको 54 एग्जम्पशंस जब डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आपको से रेट्स की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे। अच्छा, अब आइए जी फिफ्थ सिचुएशन क्या बोलती है। डेट ऑफ ट्रांसफर 20 है, सेल प्राइस आपका 10 लाख ही है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5,000 है, डेट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी 1 मई 2010 है, एक्चुअल टू कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल है, स्पेशल मोड है, यस है, डेट व्हेन द प्रीवियस ओनर रिक्वायर द फर्स्ट हेल्ड बाय द, ये फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी ये है और प्रीवियस ओनर का ये है, और एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर 6 लाख रुपीज है, फेयर मार्केट वैल्यू नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसने 10,000 की करी। ओके, तो देखिए यहां पे मेरे पास सबसे पहले जो मेरे पास अवेलेबल है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5,000। अब मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखिए यहां पे मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर और 1,20,000 अपना एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर दे रखा है। फेयर मार्केट वैल्यू की क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता क्योंकि ये 2010 की बात है। ओके, तो इसलिए यहां पे मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा वो 6 लाख रुपीज ही रहेगा। अब उसके बाद है ईयर ऑफ ट्रांसफर 2021, और यहां पे मेरा जो CI है वो होगा किस ईयर में एसेट जो है उसने एक्वायर करी है, फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी। तो देखिए जी यहाँ पे फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी कब ली है? 1 मई 2010, तो ये 10 और 11 का आएगा। तो 10 अगर 11 का आएगा तो इसका मतलब है ये CII 10-11 का कितना है? 167 है। तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये आ जाएगा मेरा 6 लाख इंटू 301 CII of that year in which the asset is transferred divided by the CII of that year in which the first held by the assessee, और वो था 10-11-167। इस तरह से मेरे पास 10,81,437 आ जाती है। ओके, और ये 10,81,437 है। अच्छा, फिफ्थ सिचुएशन में मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो भी कर लेता हूं। ये 10,000,
ये 301, 17, 18 सेम, सो 111066 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी वही कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। तो ये लो जी 111066 हो गया। लेकिन अब हुआ यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इनको टोटल किया तो ये एक्सीड कर गया और मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम रह गया। इसका मतलब दिस इज द लॉस। इसको मैं क्या बोलूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोल लूंगा। अब ये लॉस आ रहा है यहाँ पे, इसका क्या करते हैं, इसकी भी हम बाद में जैसे सेट ऑफ द लॉसेज या कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज क्या, और ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी बातें अभी हम हमारे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने एक तरह से जितना हमने अभी तक थ्योरेटिकली डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन किया, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए। अब देखिए अब जो ये रिजल्ट आए इसके बाद हमारी क्या चलेंगी, एग्जम्पशंस चलेंगी कि इस टैक्स को, इस इनकम के ऊपर टैक्स को कैसे बचाया जाए। तो बचाने के लिए हम जैसे ये एग्जम्पशन और डिडक्शन आती है तो हमारे चेहरे खिल जाते हैं कि अच्छा, तो इसलिए क्योंकि क्लाइंट तो आपसे ये बोलेगा टैक्स मेरा बचाओ। तो इस तरह से क्या है कि जितने भी हमारी अभी तक जो डिस्कशन थी वो यहां तक, तभी तो मैंने बोला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और यहां के बाद आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद हम एग्जम्पशंस में चले। लेकिन यहां पे मेरे पास क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थे, इसलिए मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये देखिए लॉन्ग टर्म में ये माइनस किया और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करी। अगर मेरा शॉर्ट टर्म होता तो मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करता और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करता। अब मुझे लगता है कि आपको मास्टर टेबल जो है वो भी समझ आना शुरू हो गया है, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर जो है एग्जम्पशंस के ऊपर होगा। लेकिन एग्जम्पशंस के लिए हम अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।